तो हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आया हूं जिसके लिए आप लोगों ने बहुत लंबा टाइम वेट किया है और आप लोगों ने इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे। तो फाइनली ये सीरीज आज आ चुकी है। इस सीरीज का नाम है वर्ल्ड डिफाइंग डॉन गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस सीरीज को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दो लड़कियों को भागते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की का नाम सू मियाओ याओ होता है और दूसरी का नाम बाई यू यू है। उनके पीछे पूरा का पूरा सेक्ट पड़ा हुआ होता है और उनके साथ बहुत सारे क्रीचर्स और पावरफुल मास्टर्स भी होते हैं। जैसे ही एक मास्टर उन लोगों को पीछे से आवाज देता है और वो क्रीचर्स उनके करीब आते हैं तो वो दोनों लड़कियां मिलकर उन लोगों पर हमला कर देती हैं। मगर उन लोगों का वो मास्टर कहता है कि अगर तुम दोनों की वजह से 3 रियलम कोलैप्स कर गया तो फिर तुम्हें इस गुनाह की सजा बहुत ही बुरी दी जाएगी। मगर वो लड़कियां उसकी कोई बात नहीं मानती और कहती हैं कि अगर पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाए उससे बेहतर यही है कि ये दुनिया बर्बाद हो जाए और इसके लिए चाहे फिर हमें अपनी मौत को गले लगाना पड़े तो भी हम लोग करेंगे। वो दोनों ही लड़कियां पूरी की पूरी आर्मी को रेजिस्ट कर रही होती हैं मगर चारों तरफ से उन पर हमले हो रहे थे। अचानक एक बंदा तो उनके बिल्कुल पीछे से आ निकलता है जिससे वो दोनों लड़कियां डरकर वहां से पीछे हट जाती हैं। मगर उनके सामने फिर एक और जायंट बॉडी अपीयर होती है जो कि उन लोगों के साइज से कई गुना बड़ी होती है और काफी ताकतवर होने के साथ साथ वो जैसे उन पे हमला करती है तो वो दोनों लड़कियां पहले तो उसके अटैक को डॉज करती है मगर वहां से वो जायंट डीमन एक दूसरे हाथ से हमला करता है तो सू मियाओ याओ इस मर्तबा उसके अटैक के बिल्कुल सामने आ गई होती है जिसकी वजह से फिर बाई यू यू उसे धक्का देकर वहां से दूर हटाती है तो वो हाथ फिर उससे आकर टकराता है जिसकी वजह से बाई यू यू को चोट लगती है मगर वो उस जायंट डीमन पर पलटवार करते हुए अपनी डिमोनिक पावर को यूज करती है जिससे वहां पर हमें एक बहुत ही बड़ी डिमोनिक स्कल अपीयर होते दिखाई देती है। वो डिमोनिक स्कल अपने मुंह से इतना पावरफुल फ्यूम रिलीज करती है कि वो उस जायंट बॉडी को बुरी तरह से डैमेज कर देती है और फिर वो दोनों लड़कियां अपनी यिन यांग पावर को कंबाइन करने का डिसाइड कर लेती हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों ही फिर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक कंबाइंड फॉर्मेशन एक्टिवेट करती हैं जिसके अंदर से बहुत सारे स्पिरिचुअल बर्ड्स बाहर निकल आते हैं। वो बर्ड्स हजारों की तादाद में होते हैं जो कि बहुत ही तेजी से उन सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मगर ये एक कंप्लीट अटैक नहीं था। यहाँ पर बाई यू यू उस अटैक को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए फिर से एक और पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करती है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े ब्लैक क्लाउड्स की एक दीवार बन जाती है जो कि दोनों साइड से बीच में एक बैरियर जैसा बना देती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो रेड बर्ड्स जैसे ही उस क्लाउड वॉल से आकर टकराते हैं तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और दूसरी तरफ से वो सारे के सारे बर्ड्स एक जायंट बर्ड के फॉर्म में आ जाते हैं और वो जायंट बर्ड इतना बड़ा होता है कि वो पूरे के पूरे मैदान को कवर कर रहा होता है और उसके सामने वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी बिल्कुल छोटे बच्चे लग रहे होते हैं। ये देखकर वो सारे ही लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इतने में वो बर्ड जैसे ही जाकर उन लोगों के ऊपर हिट करता है तो वो अच्छी भलों को तहस नहस करके रख देता है। मगर अचानक वहां पर एक मास्टर अपीयर होता है और वो कहता है कि एविल गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ये कहने के बाद वो एक एनर्जी बीम के साथ उस जायंट बर्ड को वहीं पर ही खत्म कर देता है और वो दोनों लड़कियां पीछे पलट कर देखती हैं तो उन लोगों के पीछे एक बहुत ही बड़ी ह्यूमन बॉडी अपीयर होती है जो कि किसी सेक्ट के मेंबर की लग रही होती है। वो बंदा उन लड़कियों से कहता है कि बाई यू यू, सुई मियाओ याओ, तुम दोनों ने एविल मैजिक्स को प्रैक्टिस करके हमारे रूल्स को तोड़ा है और इसके लिए तुम्हें बहुत ही सख्त सजा दी जाएगी क्योंकि ये हेवन रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। अगर तुम लोग अभी ही इस एविल पाथ को छोड़ दो तो तुम्हारे पास वापस आने की एक ऑफर मौजूद है। मगर सुई मियाओ याओ कहती है कि अब हमें बेवकूफ बनाना बंद करो, हम लोग तुम्हारी असलियत जानते हैं। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि तुम दोनों न सिर्फ बेवकूफ हो बल्कि तुम्हारी खोपड़ी में भी भूसा भरा है। ये कहने के बाद वो अपना एक हाथ ऊपर उठाता है तो उस हाथ से वो इतना पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर डालता है कि वो दोनों लड़कियां उससे बिल्कुल हिलकर रह जाती हैं और उस ग्रेविटी प्रेशर से अपने आप को नहीं निकाल पाती। मगर जब उनके ऊपर जोर बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो दोनों ही लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और दोनों ही अपनी यिन यांग पावर को कंबाइन करते हुए उस ग्रेविटी अटैक को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सोड एनर्जी अटैक कर देती हैं। वो अटैक इतना बड़ा और इतना पावरफुल होता है कि वो सीधा उस ग्रेविटी हैंड की तरफ आगे जा रहा होता है। जब दोनों तरफ से अटैक एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां पे खड़े हुए बहुत सारे मास्टर्स भी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और यहाँ पर ये दोनों लड़कियां भी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देती हैं जिसकी वजह से वहां पर उस मास्टर के ऊपर भी अब प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था और उसके बैरियर्स आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगे थे। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अटैक जब एक लिमिट तक आ जाते हैं तो वो दोनों ही वहीं पर
ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो दोनों लड़कियां जख्मी हालत में वहां से कहीं दूर नीचे किसी खाई में जाकर गिरती हैं और वो दूसरा मास्टर भी इंजर्ड होकर वापस पीछे चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से उसी पावरफुल मास्टर को दिखाया जाता है। वो अपने एक जूनियर से कहता है कि इस 3 रियलम को चाहे पूरी तरह से खंगालना ही क्यों ना पड़ जाए, मगर मुझे वो यिन यांग पावर हर हाल में चाहिए। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वो एक गहरी खाई में नीचे उतर रहा होता है और हमें इसके साथ ये भी पता चलता है कि वो इस वक्त कोई कल्टीवेटर नहीं है, क्योंकि उसकी मेरिडियंस और वेंट्स पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं और वो अभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। मगर नीचे उतरते उतरते अचानक एक पत्थर की वजह से वो उस खाई से नीचे गिरने लगता है, मगर बीच रास्ते ही उसे एक सोड नजर आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और सोड के साथ लटकते हुए थोड़ी देर नीचे तक जा पहुंचता है, मगर खुद को बचा लेता है। वो नीचे देखता है कि वो खाई अभी भी काफी ज्यादा गहरी है, मगर वो काफी ज्यादा खतरनाक भी है। मगर उसे इस गहरी खाई के अंदर से एक हेल लिंगजी हर्ब चाहिए, जो कि एक स्पिरिचुअल हर्ब है और उसके जरिए वो अपनी मेरिडियंस को अनलॉक कर सकता है और इसके लिए वो अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए भी तैयार था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस गहरी खाई में नीचे उतर आता है तो वहां पर काफी सन्नाटा होता है और हर जगह चमगादड़ और कुछ अजीब से बर्ड्स होते हैं जो कि यहाँ वहां उड़ रहे होते हैं और उससे उस लड़के को थोड़ा सा डर लग रहा था, मगर वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर बहुत सारी स्कल्स पड़ी होती हैं और बहुत सारे जानवरों के हड्डियों के ढांचे पड़े हुए होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई ऐसा खूंखार जानवर मौजूद है जो कि न सिर्फ इंसानों और जानवरों को भी खा जाता है, बल्कि वो किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। शियान शेंग जब वो आगे बढ़ता रहता है तो उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था, मगर वो हिम्मत जुटाता है और उसे पता था कि उस इमोर्टल लिंगजी को हासिल करना है तो उसके लिए थोड़ा सा खतरा मोड़ लेना पड़ेगा और हो सकता है कि उसे आगे कोई चीज फेस करनी पड़े। वो ऐसा ऐसा आगे बढ़ता है और उसकी सोड भी उसके हाथ में होती है। जैसे ही उसे वहां पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है तो वो उसकी तरफ देखता है। उसे पता चल जाता है कि वो इमोर्टल लिंगजी हर्ब वहीं पर मौजूद है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली उसे वो चीज मिल गई, मगर जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो कोई चीज उसकी तरफ आगे बढ़ती है और वो चीज कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जो कि उसके ऊपर टूट पड़ता है और उससे बचने के लिए शियान शेंग वो अपनी सोड का इस्तेमाल करता है और वो सोड उस ड्रैगन के ऊपर इतनी जोर से मारता है कि उससे इतनी अजीब सी आवाज आती है जैसे कि शियान शेंग ने अपनी सोड किसी पत्थर पर दे मारी हो। उसकी सोड का उस ड्रैगन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो लड़का तो और भी ज्यादा मुसीबत में आ गया था, मगर वो हार नहीं मानता और कंटिन्यूसली उस ड्रैगन के साथ फाइट करता रहता है। मगर उस ड्रैगन से उसे काफी बुरी तरह से मार पड़ रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही नीचे गिरता है तो हम लोग अचानक उसके फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां पर कोई शख्स शियान शेंग से कह रहा होता है कि तुम्हारे फादर को फैमिली हेड की पोजीशन से इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। और वैसे भी किसी ने सही कहा है, जरूरी नहीं कि फैमिली का हेड वही बनेगा जिसका बेटा कल्टीवेशन कर पाएगा। उसे अपने फादर की बातें याद आती हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका जोश बढ़ जाता है और वो दोबारा से उस इमोर्टल लिंगजी को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसे वहां पर एक गहरी खाई दिखाई देती है जिसके नीचे लावा होता है, मगर ऊपर एक पत्थर होता है जिसके जरिए वो लटक कर वहां से जा सकता है। ये देखते ही वो फौरन से उसकी तरफ बढ़ता है और एक रस्सी का सहारा लेकर उस पत्थर से लटक जाता है और दूसरी तरफ वो ड्रैगन भी उसके पीछे आ रहा होता है। ये देखते ही वो उस पत्थर को नीचे खींचता है तो वो पत्थर उस ड्रैगन के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे चला जाता है और शियान शेंग वो दूसरी तरफ जा पहुंचता है। उसे लगा कि शायद उस ड्रैगन से उसकी जान बच गई है, अब वो उस इमोर्टल लिंगजी तक आसानी से पहुंच पाएगा, मगर वो ड्रैगन उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। शियान शेंग फौरन से उस हेल लिंगजी की तरफ आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि ये तो एक लेजेंडरी हेल लिंगजी है जिसके जरिए वो अपनी स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिवेट कर सकता है। मगर इतने में वो ड्रैगन दोबारा से वहां पर आ रहा होता है। ये देखते ही वो लड़का फौरन से उस इमोर्टल लिंगजी को अपने साथ रखता है और जैसे ही वो ड्रैगन वहां पर पहुंचता है शियान शेंग वहां से दूसरी डायरेक्शन से निकल जाता है, मगर वो ड्रैगन उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो हर जगह उसके पीछे पड़ा रहता है और शियान शेंग बड़ी मुश्किल से जान बचाते हुए एक पतली सी दरार के अंदर चला जाता है। वो ड्रैगन उस पतली सी दरार के अंदर नहीं जा पा रहा था। इतने में शियान शेंग वो पीछे की तरफ जाता है तो वहां से उस पतली दरार के आगे नीचे गहरी खाई होती है जिसके अंदर वो गिर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जिस जगह गिरा था वो जगह एक ऐसी सीक्रेट गुफा होती है जिसके अंदर हमें बाई
बाई यूयू की बॉडी दिखाई देती है। वो सीधा बाई यूयू के ऊपर ही आ गिरा था। ये देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इतनी दूर इस गुफा के अंदर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, कहीं ये जिंदा है भी या नहीं। वो उसकी ब्रीथ को चेक करने की कोशिश करता है तो बाई यूयू होश में आ जाती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए उसे उठाकर वापस पीछे की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से शानशेंग को थोड़ी सी चोट लगती है और वो कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर काफी खतरनाक है। यहाँ पर बाई यूयू लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है और दोबारा से अटैक करने की तैयारी करती है, मगर उसे वीकनेस फील होती है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। ये देखकर शानशेंग कहता है कि आखिर ये है कौन, मगर उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर एक और लड़की मौजूद है जो कि सू म्याओ होती है। वो उसे देखकर बिल्कुल रिलैक्स लग रही थी और वो बाई यूयू को भी कहती है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, जिसके बाद वो फौरन शानशेंग के पास आती है और कहती है कि तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम बुरे लोग नहीं है, मेरा नाम सू म्याओ यू है। और बाई यूयू वो भी उसे अपना नाम बताती है, जिसके बाद शिनशाओ कहता है कि अच्छा ठीक है। ये कहकर वो वहां से जा रहा होता है और दोनों लड़कियां वहीं पर ही खड़ी रहती हैं, मगर बाई यूयू को उसके पीछे वो इमोर्टल लिंक्सी हर्ब दिखाई देती है। तो वो कहती है कि हम अभी इस पर हमला करके इससे ये छीन लेते हैं, मगर सू म्याओ उसे मना करती है और कहती है कि जल्दबाजी मत करो, पता है ना मास्टर ने क्या कहा था। ये सुनकर वो लड़की शांत हो जाती है और दूसरी तरफ से शानशेंग वो आगे जाकर रुक जाता है। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आती है, वो पीछे पलटता है और उन लड़कियों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रही हो। बाई यूयू और सू म्याओ दोनों ही अपना ड्रामा शुरू करती हैं। यहाँ पर सू म्याओ अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाते हुए जानबूझकर लाचार होने का बहाना करती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, मैं काफी कमजोर हो चुकी हूँ, मुझे लगता है मैं यहाँ पर ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। उसे इस तरह देखकर शेनशांग को भी उस पर तरस आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि शायद रिकवरी की जरूरत है। वो उसे कुछ रिकवरी पिल्स देता है और कहता है कि इसके जरिए तुम लोग खुद को रिकवर कर लो, मगर सू म्याओ कहती है कि ये रिकवरी पिल्स नॉर्मल लोगों के लिए है, हमें रिकवर करने के लिए कुछ अलग तरह की स्पिरिचुअल हर्ब चाहिए जो कि मिरेक्युलस हर्ब हो, वरना ये नॉर्मल हर्ब्स हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेंगी। ये सुनकर शानशेंग समझ जाता है कि ये लड़की उस मिरेक्युलस हर्ब की बात कर रही है जो कि उसके पास मौजूद है, मगर वो दिल ही दिल में कहता है कि अगर ये मिरेक्युलस हर्ब मैंने से दे दी तो फिर मैं अपनी वेन्स एक्टिवेट कैसे करूंगा और अपने फादर की मदद कैसे करूंगा। यहाँ पर सू म्याओ वो बाई यूयू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, मगर वो लड़की उसकी बात नहीं मानती तो सू म्याओ उसे गुस्से से देखते हुए कहती है चलो। ये सुनकर वो लड़के भी ना चाहते हुए भी फिर बेहोश होने का बहाना करके गिर पड़ती है और फिर यहाँ से सू म्याओ आगे की कंडीशन को संभालते हुए कहती है कि अरे ये क्या, मेरी सिस्टर लगता है कि ये मरने वाली है। वो उसके आगे रोते हुए गिड़गिड़ाती है और कहती है कि प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लो, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये बार बार बेहोश हो जाती है क्योंकि इसकी एनर्जी वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है। अगर जल्द से जल्द इसका इलाज ना किया गया या फिर इसे हील ना किया गया तो ये हमेशा के लिए चल बसेगी। दूसरी तरफ शानशेंग वो परेशान हो जाता है कि अगर मैं अपनी लिंक्सी हर्ब इन लोगों को दे देता हूँ तो फिर मेरे पास स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिव करने का कोई भी और रास्ता नहीं होगा। मगर दूसरी तरफ से सू म्याओ वो फिर से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उससे अपील करती है और कहती है कि मेरी सिस्टर भरी जवानी में ही मर जाएगी। उन लोगों को रोता देखकर गिड़गिड़ाता देखकर शानशेंग को उन लोगों पर तरस आने लगता है और वो कहता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल वेन एक्टिव किए बगैर भी अपने फादर की हेल्प कर सकता हूँ, मगर जहाँ तक बात इस लड़की की है ये इस लिंक्सी हर्ब के बगैर मर जाएगी। ये कहने के बाद वो अपने दिल पर पत्थर रखता है और कहता है कि ठीक है, ये मिरेक्युलस हर्ब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या वाकई में तुम जानते हो ना ये मिरेक्युलस हर्ब कितनी कीमती है। तो शानशेंग कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग रख लो। इतना कहने की देर थी कि वो लड़की झपट्टा मारकर उससे वो लिंक्सी हर्ब ले लेती है और फौरन से उसकी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसकी छोटी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को फौरन से खींचकर अपनी सिस्टर की बॉडी के अंदर डालती है, जिससे वो लड़की होश में आ जाती है। और फिर वो दोनों ही लड़कियां उस लिंक्सी हर्ब को हासिल करने के बाद उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर बैठ जाती हैं और दोनों ही उसकी एनर्जी के साथ साथ अपनी एनर्जी को भी कंबाइन करती हैं और एक दूसरे को हील करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। तो उनके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल ऑरा आ जाता है जो कि बहुत ही स्पीड के साथ रोटेट कर रहा होता है और वो देखकर शानशेंग कहता है ये स्पिरिचुअल पावर तो
बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आखिर ये दोनों लड़कियां हैं कौन? मगर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही लड़कियां अपने आप को हील करने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देती हैं। यहाँ तक कि सू मियाओ के मुंह से खून निकल आता है। ये देखकर बाई यूयू फौरन उसके करीब आती है और उसकी पल्स को चेक करती है। और यहाँ पर शान शेंग जैसे आगे बढ़ता है तो सू मियाओ आई यूयू वो गुस्से में आकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इस हेल लिंगजी इमोर्टल हर्ब के अंदर पॉइजन ऐड किया है। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कहने के बाद सू मियाओ वो दोबारा से होश में आती है और वो अपनी सिस्टर से कहती है कि इस लड़के का कोई कसूर नहीं। वो इमोर्टल लिंगजी हर्ब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे हम लोग अपनी ब्रोकन मेरिडियंस के साथ शायद एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए पॉइजन की तरह काम करेगी। ये सुनकर बाई यूयू वो भी बिल्कुल बेबस हो जाती है और काफी ज्यादा वीकनेस की वजह से वो शान शेंग के सहारे ही नीचे लुढ़क जाती है। मगर शान शेंग देखता है कि वहां पर अचानक से वो ड्रैगन दोबारा से आ गया है। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है कि तुम दोनों फौरन से उठो और अपने लिए कोई छुपने की जगह ढूंढो। मगर वो ड्रैगन जैसे ही वहां पहुंचता है तो शान शेंग फौरन से बाई यूयू को उठाकर एक जगह लेटाता है। मगर वो देखता है कि दूसरी लड़की अभी भी वहीं पर ही पड़ी है। ये देखकर वो फौरन से बाई यूयू को रखता है और कहता है कि मैं इस ड्रैगन को दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाता हूं, तुम लोग कहीं पे छुप जाओ। ये कहने के बाद वो उस ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उस पर हमला करने जाता है तो वो ड्रैगन एक पंजे के साथ उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और शान शेंग हार नहीं मानता, वो दोबारा से पलट कर आता है और इसी तरह वो ड्रैगन दोबारा से उस पर वार करता है और उसे पत्थरों के बीच में घुसा देता है। कई मर्तबा अटैक करने के बावजूद भी शान शेंग हार नहीं मान रहा था। दूसरी तरफ वो लड़की ये सब कुछ देख रही होती है कि शान शेंग वो उन लोगों के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहा है और उसकी जान बचाने के लिए वो अपनी जान की कोई परवाह नहीं कर रहा। शान शेंग बार बार पिटता रहता है मगर उसके बावजूद भी वो फिर से खड़ा हो जाता है और दोबारा लड़ने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि वो ड्रैगन अपना पैर उसके ऊपर आकर रख देता है मगर शान शेंग हार नहीं मानता और वो उस पैर को रोकने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ तक कि वो ड्रैगन अपना पूरा जोर उसके ऊपर डालते हुए उसे जमीन के अंदर मसल देता है मगर फिर भी शान शेंग जिंदा होता है। और वो दूसरी तरफ लड़कियां आपस में डिसाइड करती हैं कि वो लोग शान शेंग की मदद करेंगी और उसके लिए वो लोग फौरन से अपनी स्पिरिचुअल पावर उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती हैं। तो उस ड्रैगन के पैरों के नीचे से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो ड्रैगन वहां से पीछे जा पहुंचता है और शान शेंग वो स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ फौरन से उन दोनों लड़कियों के पास आ पहुंचता है और वो दोनों ही लड़कियां अपनी यिन यांग पावर को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रही होती हैं और उससे कहती हैं कि दोनों लड़के तुम्हारे पास एक गॉड ब्लेसिंग आ चुकी है क्योंकि अब हम दोनों तुम्हारी मदद करने वाली हैं। वो अपनी कल्टीवेशन के साथ साथ शाओ शेन की कल्टीवेशन को भी एक ही बॉडी के अंदर कंबाइन कर देती हैं जिसकी वजह से शाओ शेन की बॉडी अब ट्रिपल कल्टीवेशन बॉडी बन जाती है। सबसे पहले यहाँ पर सू मियाओ वो अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए अपनी सुप्रीम यांग एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है और बाई यूयू वो भी अपनी डिवाइन यिन एनर्जी को फिर उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है ताकि वो उसकी बॉडी के अंदर डिवाइन यिन मेरिडियंस को एक्टिवेट कर सके। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं होता। वो डुअल कल्टीवेशन उसकी बॉडी के अंदर काफी प्रेशर डाल रही होती है जिसकी वजह से शान शेंग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो दोनों लड़कियां उससे कहती हैं कि तुम्हें बस थोड़ी देर और होल्ड करना है, अगर तुम यहाँ पर फेल हो गए तो फिर हम लोग फाइनल स्टेप में अटक जाएंगे और फिर हमेशा के लिए इसी प्रोसेस में फंस जाएंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों ही लड़कियां अपनी यिन यांग पावर को कंबाइन करने के लिए फौरन से एक दूसरे के साथ हवा में ऊपर चली जाती हैं और एक दूसरे को कसकर पकड़ने के बाद बहुत ही स्पीड के साथ नीचे की तरफ आती हैं। तो वो सीधा जाकर शान शेंग की बॉडी को हिट करती हैं जिसकी वजह से वहां पर इतनी बड़ी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वो उस ड्रैगन को उठाकर बहुत ही दूर फेंक देती है और हमें शान शेंग की बॉडी के अंदर एक टाइगर स्पिरिट को दिखाया जाता है जिसके साथ साथ वहां पर एक ड्रैगन स्पिरिट भी अपीयर होती है। सबसे पहले हम लोग उसके सीक्रेट स्पेस के अंदर म्याओ यू को देखते हैं। म्याओ यू की पर्पल ब्लॉसम टेक्निक वो अब उसकी बॉडी में आ चुकी होती है और दूसरी तरफ वो देखता है कि बाई यूयू की विल पावर वो भी उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है बाई यूयू वो अपनी विल पावर को यूज करती है तो वहां पर एक जायंट इविल आई अपीयर होती है जिसके बाद हम लोग वहां पर एक फ्लेमिंग बर्ड को भी देखते हैं और जैसे ही हमें शाओ शेन को दिखाया जाता है उसकी बॉडी पर कुछ डिवाइन
मार्क्स बने हुए होते हैं। वो जब उन दोनों की दोनों एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी बॉडी से फिर इतनी जोरदार एनर्जी रिलीज होती है कि वो दोनों की दोनों लड़कियों को अपनी बॉडी से और अपनी एनर्जी के प्रेशर से उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन जैसे उन पर लपकता है तो बाई यूयू वो सूमियाओ को बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाती है और वो ड्रैगन उन्हें कुचल नहीं वाला था कि अचानक से कोई उस ड्रैगन को आकर जोर से हिट करता है और वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शेन शाओ था। उसकी बॉडी से एक अजीब तरह का एनर्जी ओरा निकल रहा होता है और दूसरी तरफ से वो ड्रैगन दोबारा से पलट कर आता है और शेन शाओ उसे देखकर अब मुस्कुरा रहा था जैसे कि वो उसके लिए अब हलवा है। जैसे ही वो ड्रैगन उसे मारने की कोशिश करता है तो शेन शाओ बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो ड्रैगन फिर उससे थोड़ी सी दूरी बनाता है और जैसे ही दोबारा आने की कोशिश करता है तो इस मर्तबा शेन शाओ जैसे ही एक कदम आगे बढ़ता है तो वो उसके बेहद करीब जा पहुंचता है और उस पर एक जोरदार किक मारते हुए उस ड्रैगन को बहुत ही जोर से एक दूसरी गुफा की तरफ थ्रो कर देता है। वो ड्रैगन इसकी वजह से थोड़ा सा हर्ट हुआ था मगर उसके बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। ये देखते ही शेन शाओ फौरन से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उस गुफा के ऊपर मौजूद बहुत सारे पत्थरों को सीधा उस ड्रैगन के ऊपर गिरा देता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन फिर से बुरी तरह से हर्ट होता है। ये देखकर वो दोनों ही लड़कियां समझ जाती हैं कि उनकी टेक्निक काम कर गई है और यहाँ पर वो ड्रैगन अभी भी हार नहीं मान रहा था और शेन शाओ को मारने के लिए उसकी तरफ दोबारा से लपकने की कोशिश करता है तो शेन शाओ यहाँ पर एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही वो ड्रैगन उसके करीब आता है तो हम देखते हैं कि अचानक से शेन शाओ की आइज का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो अपनी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। उसकी फॉर्मेशन अब एक जिन जंग फॉर्मेशन बन गई थी। जैसे ही वो ड्रैगन उसके करीब आता है तो शेन शाओ उससे इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है कि वो उस ड्रैगन के साथ साथ उस पूरी की पूरी गुफा को ही जलाकर राख कर देती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि शियान शेन जैसे ही वो खड़ा होकर देखता है तो वो ड्रैगन उसी की तरफ आ रहा था। उसे देखकर वो डर के मारे नींद से उठ जाता है और वो देखता है कि वो अपने घर पे ही मौजूद है और वहां पर वो दोनों लड़कियां भी मौजूद हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है मगर सू मियाओ कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम अपने घर पे मौजूद हो, हम लोग ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। ये बात उसे बिल्कुल हैरान कर देती है। वो कहता है कि क्या किसी ने देखा तो नहीं? मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, हम लोग तुम्हें रात के अंधेरे में यहाँ पर लेकर आए थे तो किसी ने भी नहीं देखा। तो शाओ शेन कहता है मुझे बताओ तो सही कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था? तो सू मियाओ कहती है तुम एक मर्तबा अपनी एनर्जी को मोबिलाइज तो करके देखो। ये कहने की देर थी कि वो लड़का फौरन से अपनी एनर्जी को मोबिलाइज करने के लिए अपनी वेन्स को एक्टिवेट करता है तो उसकी वेन्स फौरन से एक्टिवेट हो जाती हैं और हमें उसके हाथों में कुछ डिवाइन एनर्जी मार्क्स दिखाई देते हैं। वो अपनी एनर्जी को यूज कर पा रहा था जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो फाइनली अब कल्टीवेशन कर सकता है, उसकी वेन्स एक्टिवेट हो गई हैं। तो सू मियाओ कहती है कि हाँ ये तुम्हारी ही वेन्स है, असल में हम लोगों ने अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल वेन्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। तो फिर शाओ शेन कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन? क्या तुम लोग कोई मास्टर्स हो? तो फिर वहां पर बाई यूयू कहती है कि हम लोग सेलेस्टियल मार्शल रियलम से आए हैं, तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है। मगर वो लड़का कहता है कि सेलेस्टियल रियलम और मोर्टल रियलम के बीच में ट्रेवल करना तो फॉरबिडन है, तो फिर तुम लोग कैसे आए? ये कहने की देर थी कि बाई यूयू अपनी आंखों से एक हल्की सी एनर्जी रिलीज करती है तो हमें यहाँ पर शेन शाओ के पैरों के नीचे डिमोनिक पावर दिखाई देती है। वो अपनी एनर्जी से उसे थोड़ा सा डराती है और सू मियाओ कहती है कि हमारे बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, ये हमारे बीच का एक सीक्रेट है। ये सुनकर शाओ शेन कहता है कि इन लोगों ने मुझे इतनी बड़ी फेवर दी है, मेरी कल्टीवेशन में इन लोगों ने हेल्प की है, मैं इन लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो उन लोगों से वादा करता है कि वो उनके बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताएगा और उसे स्पिरिचुअल वेन्स मिलने पर वो उन लोगों को थैंक यू भी कहता है। ये सुनकर सू मियाओ कहती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर हम लोग आज से ही तुम्हारे घर पे रहेंगे। ये बात शेन शाओ को हैरान कर देती है। वो कहता है कि तुम लोग मेरे घर पे रहोगे? तो सू मियाओ कहती है कि हाँ क्यों नहीं, अगर हम लोग अपनी कल्टीवेशन तुम्हें दे सकते हैं तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमें अपने घर में जगह दो और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब तुम्हारी है। मगर शाओ शेन कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मगर वो लड़कियां उसकी कोई बात नहीं मानती और कहती हैं कि चलो। ये देखकर वो कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ से जा रही हो? मगर वो लड़कियां वहां से कहीं और नहीं जा रही थी बल्कि वो दोनों ही नहाने जा रही थी, जिस पर शाओ शेन कहता है कि जरा रुको, तुम लोग यहाँ पे नहाओगी मेरे होते हुए? वो लड़कियां उसे इग्नोर करती हैं और फौरन से नहाने के लिए चली जाती हैं और शाओ शेन कहता है कि
तुम लोग प्लीज जल्दी से नहा लेना, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए और तुम्हें यहाँ पर देख ले। मगर वो लड़कियां उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो नहाने के लिए उस छोटे से पूल के अंदर चली जाती हैं। और बाहर खड़ा हुआ शाओशेन बिल्कुल पसीने से शराबोर हो रहा था और वो कह रहा था कि तुम लोगों को जितना जल्दी नहाना है नहा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। वो अभी घबरा ही रहा था, इतने में अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है जिसकी वजह से उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है और वो कहता है कि तुम लोगों को जल्दी करना होगा, ये शायद मेरी फियांसे है। वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाता है उसकी मंगेतर पहले ही दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद वो शाओशेन को देखकर काफी हैरान होती है और कहती है तुमने इतनी देर क्यों लगाई। शाओशेन काफी घबराया हुआ होता है और वो कहता है कि शान्यान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शान्यान वो आसपास देखती है, उसे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो फौरन से अंदर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे तुमने क्या छुपाया है। ये बात सुनकर उसके तो पसीने छूट जाते हैं, मगर वो कहता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तुम्हें आखिर किसने कहा था कि तुम मेरे पास इस तरह चली आओ, तुम जानती हो ना कि हमारा मिलना अलाउड नहीं है। मगर वो शानशेन से कहती है मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने यहाँ पे किसी लड़की को छुपाया हुआ है। ये बात सुनते ही शानशेन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर वो लड़की कहती है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। ये कहने के बाद वो सीधा उस पर्दे की तरफ देखती है जिसकी दूसरी तरफ वो छोटा सा स्विमिंग पूल था, जिसकी दूसरी तरफ वो छोटा सा बाथ पूल था। वो उसकी तरफ जाने लगती है तो शानशेन उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों जाना चाहती हो, जरूर तुम किसी और काम से आई होगी। मगर वो लड़की शुरू में पर्दे को छोड़ देती है, मगर अचानक से वो पर्दा खोलकर अंदर चली जाती है, जिस पर शानशियान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि धत तेरी की मारे गए। मगर अंदर से उसे कुछ रिस्पॉन्स की आवाज नहीं आ रही थी, जिस पर वो हैरान होकर अंदर की तरफ झांकता है तो अंदर उस छोटे से बाथटब में कोई भी नहीं होता, जिस पर वो लड़का बिल्कुल चौंक जाता है। वो लड़की पास में मौजूद फूलों की खुशबू सूंघ रही होती है और शानशेन जैसे उसके पास जाता है तो वो लड़की उसे इतना करीब से देखकर काफी हैरान हो जाती है और दोनों के बीच फिर एक रोमांटिक सीन सा क्रिएट हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी शर्माने लगते हैं और ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की दोबारा एक बाहर जगह पर आकर खड़ी होती है और वहां पर शानशेन भी उसके साथ मौजूद होता है और वो उसे कहता है कि तुम जानती हो ना कि तुम्हारा फादर हमें अलाउड नहीं करता। तो वो लड़की कहती है कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, वो तो चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर याओ टियान हुओ से जाकर मिलूं। ये बात शाओशेन को भी काफी परेशान कर देती है, मगर वो लड़की उससे कहती है कि शाओशेन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक साथ यहाँ से भाग जाते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो कि हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सके। मगर शानशेन कहता है इस वक्त तुम अपने घर चली जाओ। ये कहने की देर थी कि वो लड़की फौरन से आगे बढ़कर उसे किस कर देती है, जिस पर शानशेन बिल्कुल हैरान हो जाता है। और इतने में हमें दिखाया जाता है वहां पर उस लड़की का फादर आ जाता है और वो उसे इस हाल में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इस लड़के से मत मिलना। वो लोग जैसे ही उसे वहां से जबरदस्ती लेकर जा रहे थे तो वहां पर हमें टियान हुओ को भी दिखाया जाता है। वो भी अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ वहां पर आ रहा होता है और वो वहां पर मिस शान को देखता है तो वो उसके फादर से कहता है कि आप जरा रिलैक्स हो जाइए, इतने छोटे से मसले के लिए आप इस बेचारी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मगर यहाँ पर शानयान कहती है कि यंग मास्टर मैंने कितनी मर्तबा कहा है मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बात सुनकर उसका फादर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो यंग मास्टर उसे मना कर देता है और वो शानयान के फादर से कहता है कि ये लड़की मुझे नहीं जानती, इसीलिए ये मुझे रिजेक्ट कर रही है। जब ये मुझे जान जाएगी तो ये भी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। मगर शानयान उसे साफ साफ मना कर देती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम चाहे कुछ भी कर लो। इतने में शानशेन वहां पर आ जाता है और वो लड़की फौरन से उसके पास चली जाती है। ये देखते ही शानयान का फादर गुस्से में आ जाता है और वो फौरन से दोबारा उनके बीच में जाकर उन्हें एक दूसरे से अलग करता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो और तुम्हें पता भी है कि तुम एक रॉयल प्रिंस के सामने ऐसे लफंगे लड़के को अपना आशिक बता रही हो। आज से तुम्हारा इस लड़के के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। मगर शानशेन कहता है कि अंकल ये रिश्ता हमारे बड़ों के बीच में हुआ था और इसलिए ये रिश्ता उन्हों के बीच में ही तय होना चाहिए कि इसीलिए इस रिश्ते के बारे में उन लोगों को ही आपस में बात करनी चाहिए। आप इस रिश्ते को ऐसे खत्म तो नहीं कर सकते। अचानक वहाँ पर एक और एल्डर आता है और वो आते हुए कहता है कि 3 दिन के बाद तुम्हारा फादर वो अपनी फैमिली पोजीशन छोड़ देगा और तुम अभी भी अपनी फैमिली पावर को यूज कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम इस लड़की से शादी कर लोगे। मगर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शानशेन का फादर आ जाता है और वो कहता है कि शान यीहान ये मसला आपस में बैठकर हल करने का है और इन बच्चों को ही हल कर लेने दो, तुम इसके बीच में मत बोलो। अपने फादर को वहाँ पर देखकर शानशेन काफी खुश होता है और उसका फादर उसे कहता है कि तुम
बेफिक्र हो जाओ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। वो दोबारा से शान जी हान के पास जाता है और कहता है कि ये एंगेजमेंट हमारे बीच तय हुई थी और हमारे बीच में एक ब्रदर वाला रिलेशन है। मगर शान जी हान कहता है कि हमारे बीच अच्छे रिलेशंस थे जब तक तुम एक क्लान लीडर थे, मगर अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना तुम क्लान लीडर रहोगे ना ही तुम्हारा ये लड़का किसी काम का है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे किसी बेकार लड़के के हाथ में नहीं दे सकता जिसका अपना कोई खुद का फ्यूचर नहीं। वो मेरी बेटी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ये बात सुनकर शान शिन कहता है कि अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि मैं कल्टीवेशन कर लूंगा तो आपको रिश्ता कबूल होगा। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिवेट करना शुरू करता है तो हमें उसके पीछे एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन दिखाई देती है जो कि उसकी स्पिरिचुअल वेन की एक्टिवेशन फॉर्मेशन होती है। उसे देखकर वो सारे ही लोग चौंक जाते हैं, मगर वहां पे खड़ा हुआ वो यंग प्रिंस कहता है कि ये मामूली सी स्पिरिचुअल वेन्स एक्टिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी सिर्फ स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिवेट कर लेना काफी नहीं होता। तो शाओ शेन कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो टियान याओ कहता है तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेना है जिससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी ये स्पिरिचुअल वेन्स काम की हैं भी या नहीं। तो शाओ शेन कहता है ठीक है, तो फिर ये टेस्ट अभी शुरू करते हैं। ये कहने के बाद सब लोग समझ जाते हैं कि उनके बीच मुकाबला होने वाला है और शाओ शेन वो अपने फादर से परमिशन ले लेता है और सब लोग उन लोगों से दूर दूर हटकर खड़े हो जाते हैं और दोनों ही वॉरियर फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और जैसे ही लड़ाई शुरू होती है तो सबसे पहले शान शान उसे पांच मारने की कोशिश करता है जिसे वो लड़का आसानी से डॉज कर लेता है और उस पर पलटवार करता है। तो शान शान उसे ब्लॉक करता है, मगर उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो शान शान को बहुत ही पीछे धकेल देता है। ये देखकर शान शान खुद भी हैरान रह जाता है, मगर वो दोबारा से आजमाने के लिए आता है और इस मर्तबा भी वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो वॉरियर इस मर्तबा भी उसे बहुत ही आसानी से वापस पीछे धकेल देता है। ये देखकर शान शान कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैंने उस गुफा में उस ड्रैगन को बहुत ही आसानी से पछाड़ दिया था, तो फिर यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ काम क्यों नहीं आ रही? इतने में उसे याद आता है कि उस टाइम उसने अपनी स्पिरिचुअल वेन्स की पावर को अपनी स्ट्रेंथ के साथ कंबाइन किया था। ये याद आने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को कई गुना बढ़ा देता है और हमें दिखाया जाता है वो फायर फिनिक्स पावर को यूज करता है जिससे उसकी बॉडी से फायर फिनिक्स फ्लेम्स निकलने लगती हैं। जैसे ही वो उन फ्लेम्स के साथ उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है तो टियान याओ ये देखकर हैरान हो जाता है और वो अपनी एनर्जी के साथ उसे पीछे पुश करने की कोशिश करता है, मगर शान शेन वो बिल्कुल उसके पीछे आ गया था। इतने में टियान याओ उस पर दोबारा से वार करता है, मगर इस मर्तबा भी शान शेन उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल इक्वली कांटे की टक्कर देते हैं और दोनों ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टियान याओ जैसे ही वो अपना वो फैन उसकी तरफ थ्रो करता है तो शाओ शेन वो बहुत ही आसानी से उसके उस फैन को वापस पीछे धकेल देता है और दोनों ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओ शेन ने उस फैन को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। ये देखकर शान नियान का फादर बिल्कुल सरप्राइज हो गया था कि शाओ शेन वो उस यंग मास्टर के बिल्कुल इक्वली फाइट कर रहा है, मगर दूसरी तरफ टियान याओ को अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो दोबारा से अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करता है और दोबारा से शाओ शेन पर हमला करता है, मगर शाओ शेन इसके लिए पहले से ही तैयार खड़ा हुआ था। दोनों ही इस मर्तबा एक दूसरे से टकराते हैं और फिर से दोनों के बीच एक जोरदार टकराव होता है, जिसके बाद शाओ शेन हवा में ऊपर चला जाता है और जब वो नीचे देखता है कि टियान याओ उसके लिए तैयार खड़ा हुआ है तो वो भी दोबारा से अपनी फायर फ्लेम्स को एक्टिवेट कर देता है और उसके साथ जैसे ही नीचे आता है तो दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे पर बहुत ही जोरदार पाल मटाई करते हैं, जिससे वहां पर इतनी जोरदार एनर्जी रिलीज होती है कि हर एक चीज उड़कर दूर जा गिरती है और हमें दिखाया जाता है दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं और शाओ शेन को पकड़ने के लिए उसकी मंगेतर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे बचाती है और दूसरी तरफ वो यंग मास्टर पीछे जा पहुंचता है, मगर हमें जब उसका हाथ दिखाया जाता है तो उसका हाथ जल चुका होता है, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी, मगर वो सब लोगों से छुपा रहा था। मगर पीछे खड़ी हुई लड़की वो ये देखकर हंस रही थी और दूसरी तरफ से शान नियान का फादर वो टियान याओ से कहता है कि मैं जानता था कि ये लड़का आपके मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है, मगर टियान याओ कहता है कि शाओ शेन मान गया, तुम्हारी स्पिरिचुअल वेन्स वो वाकई में जेन्युइन है। फिलहाल
मुझे जरूरी काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ से निकलकर चला जाता है और दूसरी तरफ शन यान का फादर जैसे ही वो अपनी बेटी को लेने के लिए आता है तो शाओशेन उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिस पर वो बिल्कुल बेबस होकर वापस से टियानियाओ के पीछे चला जाता है। और दूसरी तरफ शाओशेन वो अपनी मंगेतर से कहता है कि तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं, जिस पर वो लड़की शर्माने लगती है क्योंकि वहाँ पे सब लोग उसे देख रहे थे और वो शर्माते हुए वहाँ से सीधा घर के अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ शाओशेन का फादर वो उससे काफी खुश होता है और कहता है कि तुमने अपनी वेन्स को एक्टिवेट कर लिया है, आज तुम्हें देखकर मुझे अपने बीते हुए दिन याद आ गए। शाओशेन वो अपने फादर से कहता है कि अब तो मेरी स्पिरिचुअल वेन्स एक्टिवेट हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि अब आपको क्लान लीडर की पोजीशन छोड़ने के लिए कोई भी मजबूर नहीं करेगा। मगर उसका फादर कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम अगर चाहते हो कि मैं ही क्लान लीडर बना रहूं तो तुम्हें 3 दिन के बाद हमारा क्लान कंपटीशन जीतना होगा। और दूसरी तरफ हमें दोबारा से उसी यंग प्रिंस टियानियाओ को दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने ही लोगों पर गुस्सा निकाल रहा होता है और कहता है कि वो लड़का जिसने अभी अभी अपनी स्पिरिचुअल वेन्स एक्टिवेट की हैं, वो आज इतना ताकतवर हो गया है कि वो मेरी बराबरी कर रहा है। आखिर उसकी स्पिरिचुअल वेन्स एक्टिवेट हुई कैसे? मगर वहाँ पे मौजूद एक और मास्टर होता है और वो कहता है कि यंग मास्टर आप बेफिक्र हो जाएं, मेरी याओ फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है, इसीलिए पूरा शहर बहुत जल्द आपके कंट्रोल में होगा और मैं भी आपकी याओ फैमिली को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये कहने के बाद टियानियाओ उस एल्डर को एक छोटा सा स्टोन टेबलेट देते हुए कहता है कि इसे यूज करो और शेन टियानहू को खत्म कर दो, तुम जानते हो ना कि तुम्हें ये कैसे करना है। इतना कहने के बाद अचानक उसके हाथ में कुछ तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और जो बंदा उसे हील कर रहा था वो काफी ज्यादा डर जाता है। मगर टियानियाओ कहता है कि शाओशेन तुमने जो कुछ किया है इसके लिए बहुत जल्द तुम पछताओगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओशेन वो दोबारा से उन 2 लड़कियों को ढूंढने के लिए आता है और कहता है कि मिस बाई यूयू और मिस सुयू आप कहाँ पर हैं? मिस बाई यूयू और मिस सू मियाओ आप कहाँ पर हैं? वो दोनों लड़कियां जब उसके सामने आती हैं तो उन्हें देखकर वो लड़का बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोनों ही बिल्कुल छोटे से फॉर्म में आ गई थी। और सू मियाओ कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे ही पुकार रहे थे? तो शाओशेन कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम लोग ऐसे कब से बन गए? ये कहने के बाद सू मियाओ उसे एक और डायरेक्शन की तरफ लेकर जाती है। वहां पे हमें छोटी सी रिंग दिखाई देती है। सू मियाओ कहती है कि ये एक यिन यांग डिवाइन रिंग है, हम दोनों ने अपनी स्पिरिट्स को इस रिंग के साथ अटैच कर लिया है। हमारी फिजिकल बॉडीज वो इस रिंग के अंदर हैं और हमारी इस रिंग से बाहर है। मगर शाओशेन कहता है कि इस तरह तो तुम्हें कोई भी आसानी से देख लेगा, मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम्हारे अलावा हमें और कोई भी नहीं देख सकता। ये कहने के साथ वो लोग उस रिंग को उसकी तरफ थ्रो करते हैं तो वो रिंग उसके हाथ के बिल्कुल पास चली जाती है और शाओशेन जैसे ही अपनी फिंगर आगे बढ़ाता है तो वो रिंग उसकी फिंगर के अंदर चली जाती है। वो लड़की उससे कहती है कि क्योंकि तुम्हारे पास हमारी यिन यांग डिवाइन वेन्स मौजूद हैं तो तुम ही हमें सिर्फ देख सकते हो और कोई भी नहीं। मगर यहाँ पर शाओशेन कहता है कि क्या मैं इस रिंग के अंदर झांक कर देख सकता हूँ? तो वो लड़कियां कहती हैं कि नहीं, तुम इसके अंदर नहीं जा सकते, तुम इस वक्त मोटर रियलम के 3rd लेवल पर हो, इस वक्त तुम इस लायक नहीं हो कि तुम किसी रिंग के अंदर जा सको। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद शाओशेन हैरान होकर कहता है कि क्या कहा तुमने? मैं मोर्टल वॉरियर के 3rd लेवल पर आ चुका हूँ। क्या वाकई में ये सच है? मेरी ये वेन्स तो सच में कमाल की है, मुझे तो बस अभी अभी रियलाइज हुआ है। मगर वो लड़की उससे कहती है कि अपनी ये डिवाइन वेन्स ऐसे ही जाया मत कर देना, आज से तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा टफ बनाना होगा ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा जल्दी ग्रो कर सको। तुम्हारे और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तुम्हें उसके हिसाब से अपनी पावर्स हमारे साथ भी शेयर करनी होगी, अपनी पावर हमारे साथ भी शेयर करनी होगी। ये सुनकर वो लड़का कहता है कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मगर उसे अचानक याद आता है कि वो लड़कियां जब अपनी पावर्स को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रही थी तो उन दोनों लड़कियों ने अपनी यिन यांग वेन्स को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया था, यानी कि उस प्रोसेस के साथ उन दोनों का ब्लड रिलेशन एक साथ कंबाइन हो गया है। वो लोग एक दूसरे के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ गए हैं, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर 3 अलग अलग कल्टिवेशन आ चुकी है। अब वो अगर ब्रेक थ्रू करेगा भी तो ब्रेक थ्रू भी उसी स्पीड के साथ
साथ होगा। और सुमियाओ उससे कहती है कि हमारे बीच में ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इसीलिए हमें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारी ये मेरिडियंस फालतू मेरिडियंस तो नहीं है कि जिन्हें कोई भी यूज कर सके। तुम्हें इन मेरिडियंस को यूज करने के बदले में हमारी हेल्प करनी होगी ताकि हम लोग दोबारा से अपना पुराना कल्टीवेशन स्टेटस वापस हासिल कर सके। तो फिर शाओशियन कहता है मुझे बताओ मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि पहले तुम्हें निर्वाणा रियलम में ब्रेक थ्रू करना होगा, उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बात शाओशियन को काफी उदास कर देती है। वो कहता है कि तुम लोग मुझसे कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हो, इतना जल्दी मैं निर्वाणा रियलम तक कैसे जा सकता हूँ। मगर वो लड़की कहती है कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें आज 4 सिंबल डिवाइन स्किल सिखाती हूँ। ये सुनकर सु म्याओ यू ये सुनकर बाई यू चुपचाप खड़ी रहती है। और दूसरी तरफ वो लड़की शाओशियन को बताती है कि 4 सिंबल टेक्निक ये ओरिजिनली मेरी ही टेक्निक है और आज खुद से मैं ये टेक्निक तुम्हें सिखाऊंगी। इसे पावर ऑफ अजूरा ड्रैगन कहते हैं। ये कहने के साथ वो लड़की उससे कहती है कि जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे मेरे मूव्स को कॉपी करते जाओ। सबसे पहले अपनी अल्टीमेट यांग डिवाइन मेरिडियन को यूज करो। तुम अपने यांग सेलेस्टियल डिवाइन वेन के साथ उस अजूरा ड्रैगन को समन कर सकते हो। जब शाओशियन उस मेथड को ट्राई करता है तो उससे कोई भी फायदा नहीं होता, जिस पर वो कहता है कि इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी प्रोग्रेस वो बहुत ही स्लो है, तुम्हें इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है, तुम इसे प्रैक्टिस करते रहो। फिलहाल तो मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों ही लड़कियां दोबारा से उसी रिंग के अंदर चली जाती हैं। और दूसरी तरफ से फिर हमें दिखाया जाता है शाओशियन का फादर वो काफी परेशान होता है और अचानक वहाँ पर एक और बंदा आता है और वो कहता है कि मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया था। तो मास्टर टियानहू कहता है कि कंपटीशन में मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे को जान का खतरा है, वो लोग उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर सिचुएशन खराब हो तो तुम शाओशियन को लेकर फौरन से वहाँ से कहीं दूर चले जाना, मैं खुद को ही शियांग यीहान के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर वो वॉरियर कहता है कि मैं शनफी आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपके बेटे को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाऊंगा। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओशियन वो उस 4 सिंबल ड्रैगन टेक्निक को मास्टर कर चुका होता है और उसने पूरी रात बैठकर कल्टीवेशन की थी। दूसरी तरफ से वो दोनों लड़कियां उसे उस रिंग के अंदर से देख रही होती हैं। वो कहती हैं कि ये लड़का 2 दिनों के अंदर ही 4 सिंबल टेक्निक को मास्टर कर चुका है, यानी कि इसकी प्रोग्रेस हमारी प्रोग्रेस से काफी अच्छी है। मगर मिस बाई वो अभी भी काफी उदास होती है और वो कहती है कि वो लोग बहुत जल्द हमें यहाँ पर ढूंढ लेंगे। मगर शेन जीहान उससे कहता है कि ये एक फैमिली कंपटीशन है और तुम्हें इसके बीच में इंटरप्ट करने की कोई इजाजत नहीं। तो शेन टियानहू कहता है ऐसा है तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। ये सुनकर शाओशियन अपने फादर से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर उसका फादर कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, ये बस छोटी सी ही डिमोनिक एनर्जी है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एल्डर जीहान भी कहता है कि क्योंकि ये एक फैमिली कंपटीशन है तो मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हें पहले ही कह दूं कि अगर तुम अभी से ही हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये बात शाओशियन को काफी गुस्सा दिलाती है, मगर उसका फादर कहता है कि तुम पीछे रहो, मैं इसे खुद से हैंडल करूंगा। ये कहने के बाद वो दोबारा से शेनफी से कहता है कि जल्दी से शाओशियन को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर शेनफी हैरान हो जाता है, मगर टियानहू वो फिर से कहता है कि अभी क्या अभी जाओ यहाँ से। तो शेनफी फौरन से शाओशियन को लेकर वहाँ से जाने लगता है और टियानहू वो अकेला ही अब उस ग्राउंड में एल्डर जीहान का मुकाबला करने वाला था, मगर वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से उसे एल्डर जीहान को फेस करना बहुत भारी पड़ सकता था। मगर उसके बावजूद भी वो सिर्फ अपने बेटे के लिए टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे निकलने का जल्दी से जल्दी टाइम मिल सके। वो देखता है कि उसका बेटा वहां से जा रहा है और उसे चक्कर भी आने लगे हैं, मगर वो फिर भी अपने आप को संभालता है और वो जानबूझकर एल्डर जीहान को बातों में लगाता है और कहता है कि एल्डर जीहान ये कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही अटैक करने का मौका दूंगा। ये कहने के बाद वो एल्डर जीहान जोर जोर से हंसने लगता है, मगर बुढ़ापे की वजह से हंसते हंसते उसे खांसी आ जाती है और वो एल्डर टियानहू से कहता है कि ऐसा है तो फिर ठीक है, तुम्हें भी संभल कर रहने की जरूरत है। एल्डर टियानहू जैसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो उसका एनर्जी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ तक कि एल्डर जीहान बिल्कुल हैरान हो गया था। मगर कुछ ही देर के अंदर एल्डर टियानहू वो
अपनी पावर को स्टेबल नहीं रख पाता और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो जाती है। ये देखते ही वो दोबारा से अपनी पावर जनरेट करने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता। उसकी स्पिरिचुअल पावर काम नहीं कर रही थी। ये देखते ही वो पूरी कोशिश करके अपनी स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिवेट करके दोबारा से एनर्जी क्रिएट करता है मगर अचानक उसकी बॉडी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है और वो बेहाल होकर सीधा नीचे जा गिरता है। ये देखते ही शाओ शेन फौरन से अपने फादर की तरफ आने की कोशिश करता है मगर शेनफी उसे नहीं छोड़ता। ये देखकर सारे ही लोग चौंक जाते हैं मगर शाओ शेन शेनफी से अपने आप को छुड़ाकर फौरन अपने फादर के पास आ जाता है और कहता है कि फादर आपको ये क्या हो गया। वो अपने फादर की हालत देखता है कि वो बिल्कुल बेहाल हो चुका है, उसके हाथों में बिल्कुल भी जान नहीं है, यानी कि उसका फादर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है मगर दूसरी तरफ एल्डर जीहान वो अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है और वो ग्रैंड एल्डर से कहता है कि आपको विनर अनाउंस कर देना चाहिए और ये भी अनाउंस कर देना चाहिए कि इस क्लान का अगला लीडर कौन है। उसकी बातें सुनकर शाओ शेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एक तरफ उसके फादर की डेथ हुई है और दूसरी तरफ एल्डर जीहान अपनी खुशियां मना रहा है। वो फौरन से खड़ा होता है और ग्रैंड एल्डर से कहता है कि मेरे फादर की लड़ाई सही और गलत की लड़ाई थी, इसीलिए वो लड़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए तो मैं उनकी जगह ये लड़ाई कंटिन्यू करूंगा। वो ग्रैंड एल्डर को रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे परमिशन दें, मैं अपने फादर की जगह लड़ना चाहता हूँ मगर ग्रैंड एल्डर कहता है कि तुम एल्डर जीहान का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारी कल्टीवेशन और उसकी कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मगर एल्डर जीहान कहता है कि ये लड़का अगर लड़ना चाहता है तो इसे इसकी ये ख्वाहिश पूरी करने दीजिए, मैं देखता हूँ कि ये मेरे अगेंस्ट क्या करता है। ग्रैंड एल्डर समझ गया था कि एल्डर जीहान टियानहू के साथ साथ उसके बेटे को भी मारना चाहता है मगर ना चाहते हुए भी उन लोगों को परमिशन देनी पड़ जाती है और दोनों ही फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डर टियानहू वो फौरन से अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वो पूरे ग्राउंड को फ्रीज कर देता है। ये देखकर शाओ शेन फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है जिसके बाद एल्डर जीहान भी फौरन से नोकीले आइस स्टोन्स का इस्तेमाल करके उन्हें सीधा शाओ शेन की तरफ थ्रो करता है तो शाओ शेन उन्हें डॉज करता है और उन्हें अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो एल्डर के करीब आने की कोशिश करता है तो वो एल्डर उस पर नोकीले आइस स्टोन्स की बौछार कर रहा होता है मगर उन सबको डॉज करने के बावजूद भी शाओ शेन जैसे उसके करीब पहुंचता है और उस पर वार करता है तो एल्डर जीहान अपने सामने एक आइस शील्ड बना लेता है और शाओ शेन उसकी दूसरी तरफ से जाता है मगर दूसरी तरफ से भी सेम वैसी ही शील्ड आ जाती है। ये देखकर शाओ शेन बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता है और हर डायरेक्शन से हमला करने की कोशिश करता है मगर हर बार रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही निकलता है, हर बार वो नाकाम हो रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शाओ शेन वो अज़ूरो ड्रैगन हैंड टेक्निक को यूज करके उस आइस शील्ड को तोड़ देता है जिस पर सारे ही लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और एल्डर जीहान के भी तोते उड़ गए थे। ये देखकर एल्डर जीहान कहता है कि अच्छा तो तुम सेकंड एट्रीब्यूट पावर को यूज कर सकते हो, ये तो बहुत ही बुरी बात है क्योंकि मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी हल्के में लेने वाला नहीं हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी आइस पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही अपनी आइस एनर्जी को यूज करता है तो वो बहुत बड़े बड़े आइस स्टोन्स क्रिएट करता है जो कि जमीन से नीचे निकलते आ रहे थे। शाओ शेन उन अटैक्स को डॉज करते हुए उन स्टोन्स के ऊपर चढ़ जाता है मगर यहाँ पर एल्डर जीहान वो एक आइस एनर्जी अटैक क्रिएट कर लेता है और उसे जैसे ही शाओ शेन की तरफ रिलीज करता है तो शाओ शेन को वो अटैक सीधा जाकर हिट करता है जिसकी वजह से शाओ शेन नीचे जा गिरता है और शाओ नियान ये देखकर काफी डर गई थी और एल्डर जीहान उस पर दोबारा से आकर हमला करता है। यहाँ पर शाओ शेन बाल बाल बचते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है मगर वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारे नोकीले आइस स्टोन्स आ चुके हैं और एल्डर जीहान उसके बिल्कुल सामने से आते ही उस पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा होता है। यहाँ तक कि उसके हाथ में भी एक आइस स्टोन होता है जो कि काफी तेज और नोकीला होता है। शाओ शेन बड़ी ही मुश्किल के साथ उन अटैक को डॉज कर रहा था मगर एक अटैक उसे हिट कर जाता है और वो नोकीला स्टोन उसके हाथ के आर पार निकल जाता है। इतने में एल्डर ऊपर मौजूद सारे स्टोन्स को नीचे की तरफ थ्रो करता है तो वो सारे ही शाओ शेन की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं जिससे शाओ शेन बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है और एल्डर जीहान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी मदर की तरफ से कोई भी एल्डर नहीं है और ऊपर से तुम एक मामूली से यंग मास्टर हो और उसके बावजूद भी तुम अपने सुपीरियर एल्डर्स को चैलेंज कर रहे हो। दूसरी तरफ से वो दोनों लड़कियां उस रिंग के अंदर से ये सारा नजारा देख रही होती है। शाओ शेन उन स्टोन्स की वजह से बहुत ही बुरी हालत में हो चुका होता है मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। शाओ नियान वो उसकी मदद को आगे बढ़ना चाहती थी मगर उसका फादर उसे रोक लेता है और कहता है कि ये इनका आपस का फैमिली
पब्लिक कंपटीशन है, हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ से एल्डर जीहान देखता है कि ये लड़का अभी भी हार नहीं मान रहा, जिसके बाद वो कुछ और स्टोन्स के साथ उसे और भी बुरी तरह से हर्ट करता है और जमीन पर दे मारता है। और साथ में उसका काम तमाम करने के लिए एक और स्टोन क्रिएट करता है, जिस पर ग्रैंड एल्डर उसे मना करता है। तो एल्डर जीहान फिर भी वो स्टोन रिलीज कर देता है, जो कि सीधा शाओ शेन के शोल्डर पर जाकर लगता है। ये देखकर वो सारे ही लोग समझ गए थे कि शायद अब शाओ शेन मर चुका होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। और एल्डर जीहान कहता है कि ग्रैंड एल्डर, अब तो आप मुझे क्लान लीडर अनाउंस कर दीजिए। मगर इतने में शाओ शेन की फिर से आवाज आती है। वो कहता है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा से खड़ा होना शुरू होता है और उसके हाथ पैर में जान नहीं होती, मगर उसके बावजूद भी उसके इरादे इतने मजबूत होते हैं कि वो उसे इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। और वो दो लड़कियां भी उसके इरादे देखकर काफी सरप्राइज थी। इतने में सू मियाओ फौरन से बाहर आती है और वो कहती है कि तुम खुद को इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर जान से मारे जा सकते हो। मगर शाओ शेन कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, इन लोगों ने मेरे आंखों के सामने मेरे फादर को मारा है और मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, मैं उनका बदला लेकर रहूंगा। ये कहते हुए वो दोबारा से अपनी फायर फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है तो आइस स्टोन सारे के सारे पिघल जाते हैं और वो लड़की भी बिल्कुल बेबस हो जाती है। मगर एल्डर जीहान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम मामूली से लड़के फिर से खड़े हो गए, तुम्हें लगता है कि तुम इस हाल में भी जीतोगे। ये कहने के साथ वो दोबारा से बहुत बड़े बड़े आइस स्टोन्स क्रिएट करता है, जो कि शाओ शेन के बिल्कुल नीचे आकर उसे हिट करने ही वाला थे। मगर वो बाल बाल बचते हुए वहां से निकल रहा था, मगर कुछ स्टोन उसे हर्ट कर रहे थे। और जैसे ही वो बिल्कुल ऊपर चला जाता है तो वो स्टोन उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। ये देखते ही शाओ शेन अपनी फुल पावर अनलॉक कर देता है और उसके साथ वो एक पावरफुल अज़ूरो ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर एक रेड फ्लेमिंग ड्रैगन आ जाता है और शाओ शेन उस ड्रैगन के साथ उन स्टोन्स को तोड़ते हुए सीधा नीचे की तरफ आता है। तो ये देखकर एल्डर जीहान डर सा जाता है, वो और भी ज्यादा स्टोन्स क्रिएट करता है, मगर उसके बावजूद भी शाओ शेन उन स्टोन्स को तितर बितर कर देता है और उसके बेहद करीब आ पहुंचता है। एल्डर जीहान उसे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके बावजूद भी शाओ शेन उसे इतना जोर से पंच मारता है कि वो एल्डर जीहान को बहुत ही पीछे धकेल देता है, यहाँ तक कि वो एल्डर स्टेज के बिल्कुल किनारे तक आ पहुंचा था। ये देखकर सारे ही लोग बिल्कुल चौंक गए थे, अचानक शाओ शेन के अंदर इतनी पावर कहां से आ गई। मगर वो एल्डर कहता है कि अच्छा बच्चे, तो ये बात है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, तुमने अगर मेरी इंसल्ट ना की होती तो मैं अपनी ये पावर कभी भी यूज नहीं करता, मगर अब मजबूरन मुझे तुम्हें जान से ही मारना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपनी आइस पावर को यूज करता है। तो शाओ शेन देखता है कि वो आइस, उसके आसपास की जितनी भी आइस एनर्जी है वो सारी की सारी उसके आसपास एल्डर जीहान के आसपास इकट्ठी होना शुरू हो गई है और एल्डर जीहान उस सारी एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा स्नेक क्रिएट कर लेता है, जो कि काफी पावरफुल आइस स्नेक होता है। और जैसे ही वो आइस स्नेक आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ से शाओ शेन अपने उस ड्रैगन के साथ हमला करता है। दोनों ही बीस्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो शाओ शेन का फ्लेमिंग ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वो काफी वीक था। और शाओ शेन उस जायंट स्नेक के साथ लड़ने की कोशिश करता है, मगर बहुत ही बुरी तरह पिटता है, क्योंकि वो स्नेक 6 रैंकिंग का था और शाओ शेन को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। मगर उसके बावजूद भी शाओ शेन हार मानने को तैयार नहीं था, ना ही वो अपने बाप का बदला लिए बगैर वहां से जाने वाला था। वो जैसे ही दोबारा खड़ा होता है तो एल्डर जीहान उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है, जिसके बाद शाओ शेन अपने मुंह से खून उसके मुंह पर थूकता है। ये देखते ही एल्डर जीहान गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि उसे मारते हुए उसका एक हाथ भी तोड़ देता है और शाओ शेन उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो एल्डर जीहान आइस स्टोन उसके हाथ के अंदर घुसा देता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। और एल्डर जीहान उसके ऊपर अपना पैर रख कर कहता है कि तुम बस एक मामूली से यंग मास्टर होने के अलावा और कुछ भी नहीं हो। सू मियाओ ये देख रही होती है कि ये लड़का हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शाओ शेन दोबारा से एल्डर जीहान से कहता है कि आ जाओ। ये सुनने के बाद सू मियाओ वो बाई यूयू से कहती है कि सिस्टर, अब इस लड़के का तुम्हें ही ख्याल रखना होगा। तो बाई यूयू कहती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एल्डर जीहान वो उस लड़के को मारने के लिए अब अपने फाइनल अटैक की तैयारी करता है और अपनी आइस एनर्जी को एक जगह कंबाइन करते हुए सीधा उस लड़के के ऊपर थ्रो कर देता है। तो शाओ शेन बहुत ही मुश्किल से उस एनर्जी को हैंडल कर
करता है, मगर वो एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि शाओशियन के ऊपर इतना जोरदार ब्लास्ट होता है कि वो उसे झेल नहीं पाता और वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। सब लोगों को समझ में आ गया था कि शाओशियन का काम तमाम हो चुका है। यहाँ पर एल्डर जीहान वो अभी भी यही समझ रहा था कि शायद ये फिर से खड़ा हो जाएगा, और ऐसा ही होता है। शाओशियन की बॉडी से एक एनर्जी निकलने लगती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है। वो फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। ये देखकर एल्डर जीहान बिल्कुल परेशान हो जाता है। वो फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता वहां पर और भी छोटी छोटी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रही थी, जिससे इतनी पावरफुल एनर्जी निकल रही थी कि वो लोग समझ भी नहीं पाते कि वहां पर चल क्या रहा है। देखते ही देखते वो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है कि एल्डर जीहान का वहां पे खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो गया था और बाकी सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। देखते ही देखते शाओशियन की बॉडी वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में ऊपर आने लगती है। हमें उसकी सीक्रेट स्पेस के अंदर दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी एक वॉइड में एक बड़े से डोमेन के सामने तैर रही है। डोमेन के अंदर से फिर हमें सू म्याओ की बॉडी निकलते हुए दिखाई देती है। वो खुद उस डोमेन से अपनी रियल बॉडी के साथ बाहर आ गई थी और देखते ही देखते वो शाओशियन के साथ आकर इस तरह लिपट जाती है कि वो अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ पूरी तरह से मर्ज कर देती है और शाओशियन दोबारा से जिंदा हो जाता है। उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो फौरन से फोर्थ एलिमेंट रियलम को भी क्रॉस कर जाता है और उसके अंदर बहुत सारी न्यू पावर्स आ जाती हैं। वो अपनी बॉडी से खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है जिससे वो एल्डर जीहान को पीछे धकेल देता है और हमें दिखाया जाता है पूरे ग्राउंड में आग लगी हुई होती है और शाओशियन वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। इससे लग रहा था कि जैसे वो एक इविल शाओशियन बन चुका है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।